हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आप सभी को वेलकम करता हूँ फिर से हमारे इस एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ के अंदर जीएस का डिस्कशन हम कर रहे थे। अगली वीडियो होगी जिसमें मैं 2 दिसंबर की शिफ्ट 3 के जीएस क्वेश्चंस का आपके साथ डिस्कशन करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझसे अपनी बातें अगर आपको करनी है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों के डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी ये जो पूरी सीरीज़ हमारी चल रही है इसका कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। देखो यार, ये आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन से बहुत सारे सवाल आपकी हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए 2022 के सीजीएल प्रीलिम्स पेपर के अंदर। अब इसको लेकर आपको कुछ अलग से मतलब अलग से कुछ लर्न करने की या फिर अलग से कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर जो एक्स्ट्रा डिटेलिंग है वो मैं दे दूँगा। क्योंकि ऐसे नाम जब कभी भी करंट में आपके चल रहे होते हैं तो उससे उठाकर ये पूछ लेते हैं कि बताइए ये आपका कौन से डांस से संबंधित है? या फिर ये पूछ लेंगे नाम देकर या फिर नाम पूछ लेंगे एक डांस का फॉर्म देकर। तो उसको लेकर घबराना नहीं है, बस आपको रेगुलरली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। तो यहाँ पर आपसे नाम पूछा गया है, पहली चीज़ कि भैया बताइए कि वो कौन-सी डांस एजुकेशनलिस्ट हैं, यानी कि डांस सिखाती भी हैं और एक अपने आप में मोहिनीअट्टम नामक आपके इस डांस फॉर्म की एक्सपोनेंट यानी कि प्रतिपादक के रूप में भी जानी जाती हैं। नाम है इनका डॉक्टर कनक रेले। पहली चीज़ तो ये नाम आपको यहाँ पर याद हो गया। अब ये चर्चा में क्यों थी? क्योंकि हाल ही में मुंबई का एक नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय करके आपको सुनने के लिए मिलता है। उसके फाउंडर और प्रिंसिपल के पद पर ये आपकी काम कर रही हैं और ये कुछ न कुछ अलग-अलग प्रकार से आयोजन जो अपने एरिया के अंदर कराते हैं, उसको लेकर ये काफ़ी न्यूज़ में बनी रहती हैं। तो उसको लेकर इनका नाम देखो आपसे पूछ लिया गया। बाकी आपको ये याद रखना है कि कौन से डांस से संबंधित हैं। कल को आपसे ये इतना सारा घुमाकर नहीं पूछेंगे या ये सिर्फ़ आपको इनका नाम देंगे और पूछेंगे कि ये कौन से डांस फ़ॉर्म से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। बाकी अगर मैं मोहिनीअट्टम इस आपके डांस फ़ॉर्म की बात करूँ, सभी को पता है केरला राज्य से आपका ये संबंधित है। ये भी आपका बार-बार सवाल आपके पेपरों के अंदर पूछा जाता रहा है। इसके बाद देखो ये जो बाकी के नाम हैं, हमें इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि माधवी मुद्गल, ये कौन से डांस फ़ॉर्म से संबंधित हैं? ये आपकी ओडिसी डांस फ़ॉर्म से संबंधित हैं। ठीक है? इसके बाद एक आपको यहाँ पर नाम नज़र आ रहा है शगुन भूटानी का नाम, ये भी आपकी ओडिसी डांस फ़ॉर्म से ही संबंधित नज़र आती हैं। इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद आपको नज़र आएगा मोहनारो कलिनपुरकर, ये आपकी संबंधित हैं कथक से। ठीक है? तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। ये भी रेगुलरली ऐसे अलग-अलग बाकी के नामों को उठाकर एसएससी पूछता रहता है। जो भी नाम दिखे अपनी एक छोटी-सी नोटबुक अपने पास रखो, एक्स्ट्रा जो भी डिटेलिंग मिला करे उसको लिख लिया करो और वीकली उसको रिवाइज़ कर लिया करो। अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमीनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था, जिसे बाद में गैलीनियम ने प्रतिस्थापित कर दिया था। देखो मैं पहले थोड़ा-सा इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूँ ना आपसे पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल के पहली चीज़ के इसके प्रतिस्थापक या फिर इसके एक तरीके से इन्वेंटर या फिर एक तरीके से आप मान लीजिए कि किसने इसकी डिस्कवरी करी, उसमें आपको नाम नज़र आता है मिस्टर मेंडलीव का। ठीक है? आपसे पहला सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी ये जो पीरियोडिक टेबल थी इसको पब्लिश कब किया? तो ये चीज़ पहले याद रखिएगा 1869। तो शुरुआती दौर में क्या था ना, जब हम बात करते हैं मेंडलीव के द्वारा नोन एलिमेंट्स को अपनी आवर्त सारणी के अंदर रखने की, तो जितने इनको पता थे इन्होंने वो तो रख दिए और वो रखे किसके आधार पर? अपने पीरियोडिक लॉ के आधार पर, यानी कि आवर्त के नियम के आधार पर। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये पीरियोडिक लॉ क्या होता है? आवर्त का नियम क्या होता है? तो यहाँ पर ये कहा गया कि भई जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्स अपने एटॉमिक मासेस के आधार पर अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर फंक्शंस होते हैं, उनको दर्शाते हैं। ठीक है? यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इसमें आपके एटॉमिक मासेस की बात करी गई। उस टाइम पर कितने नोन एलिमेंट्स को रखा गया था? 63 एलिमेंट्स को रखा गया था। तो मेंडलीव ने क्या करा कि भई कुछ-कुछ ऐसी जगह थी, जिसको इन्होंने खाली छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि यार ये वाली जो चीज़ें हैं ना, अगर इनसे मिलता-जुलता कोई भी ऐसा रिलेटिव कोई एलिमेंट आगे चल के पता चलेगा, तो हम उसको इसकी जगह पे रख देंगे। इन्होंने कई सारे ऐसे एलिमेंट्स का वहाँ पर ज़िक्र किया।
इसमें कि एक नाम था आपका एका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एका बोरॉन, एक नाम इन्होंने रखा एका एल्यूमिनियम, एक नाम इन्होंने रखा एका सिलिकॉन। मतलब ये वो नाम थे जिन नामों को इन्होंने वहां पर तो इस नाम से मेंशन कर दिया था। इन्होंने कहा कि भाई इस वाली प्रॉपर्टीज को अगर कोई भी आगे चल के अपना आपको एलिमेंट दर्शाता है तो इनके नाम पर रख देंगे। अब ये एका जो शब्द है ना, ये एका मतलब वो संस्कृत में आपने सुना है ना, एका, एक है मतलब जिसका अर्थ होता है वन। ठीक है, तो उनको यहाँ पर ये इस तरीके से नाम इन्होंने दिया था। आपसे इन्होंने पूछा है कि ये जो एका एल्यूमिनियम वाला यहाँ पर इन्होंने एक एटॉमिक मास से संबंधित एलिमेंट रखा था, उसको बाद में रिप्लेस कर दिया था गैलियम ने। इस गैलियम का आपको बताना है क्या, एटॉमिक मास क्या है। सवाल को देखो कितना घुमाकर पूछा गया है, बट कुल मिलाकर सीधे सीधा आपसे वो गैलियम के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका परमाणु भार कितना है। समझ रहे हो। लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको ऐसे पता चल जाता है। तो अगर मैं एका बोरॉन की बात करूं कि यार इसका एटॉमिक मास क्या है, तो इसका आपको याद रखना है 44। अगर कल को पूछ लिया जाए आपसे एल्यूमिनियम यानी कि एका एल्यूमिनियम का पूछ लिया जाए, जिसको बाद में क्या कह दिया गया, जिसको बाद में गैलियम कह दिया गया, तो इसका एटॉमिक मास आपको देखने के लिए मिलता है 68। एका सिलिकॉन की बात करी जाए तो इसका एटॉमिक मास आपको देखने के लिए मिलता है 72। अगर मैं आपसे बात करूं कि एका गैलीलियम मतलब एका एल्यूमिनियम को क्या नाम दे दिया गया बाद में, गैलियम दे दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि एका बोरॉन को बाद में किस नाम से जाना गया, तो इसको जाना गया आपका क्या नाम था, स्कैंडियम करके कुछ नाम था, स्कैंडियम। मैं ये भी लिख देता हूँ कल को अगर ये चीज़ पूछ लें। एका सिलिकॉन का बाद में नाम किस रूप में देखने के लिए मिला, ये आपका कहलाया जर्मेनियम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऐसे नाम थे, जैसे कि एका मैग्नीज रख दिया गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एका मैग्नीज को बाद में किस नाम से बुलाया गया था, एका मैग्नीज का नाम था टेक्नीटुम। ठीक है, टेक्नीटम। तो ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी है ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कल को ये पूछें तो कोई दिक्कत ना हो। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। आउटर मोस्ट लेयर के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि पाई जाती है सेल एनवलप के अंदर, किसके, बैक्टीरिया सेल के अंदर। इसको क्या कहा जाता है। देखो, कई सारे लोगों ने इस सवाल को गलत किया था, बट मैं आपसे सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको इस प्रकार के कोई फैक्ट्स का कोई क्वेश्चन के फॉर्म में चीज़ के बारे में पता चला करे ना यार, उसको लिख दिया करो। अब इन्होंने बस इतना आपसे कहा है कि किसी भी बैक्टीरिया की आउटर सरफेस कवर सेल को आप किस नाम से जान रहे हो। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि यार इसका ग्लाइकोकोलेक्स करके नाम दे दिया जाता है। अब आपको कुछ जानना ही नहीं है कि इसकी कौन-कौन सी वो 3 मेयर प्रोटोजेनोसाइट्स जो लेयर्स होती हैं, कौन-कौन सी किससे मिलकर बनी होती हैं। उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एटलीस्ट उतना याद रख लेते हैं जितना हमारे लिए एक फैक्चुअल रूप में याद रखना इंपॉर्टेंट रह सकता है। द आउटर मोस्ट लेयर सेल एनवेलप के अंदर पाई जा रही है, बैक्टीरिया सेल के अंदर, इसको कहा जा रहा है आपका ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है? अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चरित्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है। भाई देखो, आपने अलग-अलग डांस फॉर्म्स देखे होंगे। कई सारे डांस फॉर्म्स के अंदर कौन से एक डांस फॉर्म के अंदर आपने लोगों को अपने चेहरों के ऊपर अलग-अलग प्रकार के कलर्स को लगाते हुए देखा है। तो ये आपने देखा होगा कथकली के अंदर। ठीक है? याद रहेगा, क्लासिकल इंडिया का डांस फॉर्म है। एक स्टोरी को इसके अंदर जनरली आर्ट के ज़रिए दर्शाया जाता है। कथकली का आपसे पूछा जाएगा कि कौन से का राज्य से संबंधित है, तो इसमें आपका केरला से संबंधित रहेगा। देखो यार, मेरा गला थोड़ा-सा ऐसे ही है, ठीक है, ख़राब हो रखा है, तो मैं उतना एंथुसियाज़्म से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप वो थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इसके अलावा यार, अगर मैं आपसे आपके भरतनाट्यम की बात करूँ, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है और मैं वैसे बता चुका हूँ। अगर मैं आपसे आपकी कुचिपुड़ी की बात करूँ, ये आपका आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपसे आपके मणिपुरी की बात करूँ, मणिपुरी आपका मणिपुर से संबंधित है, ये तो बिल्कुल आसानी है। इसके बाद आपका कथक का बात करी जाए, कथक के डांस फॉर्म की बात करी जाए, कथक आपका किससे संबंधित है, यूपी से संबंधित है। कथक और कथकली के बीच में डिफरेंशिएट करिएगा। कथकली आपका केरला से संबंधित है, कथक सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके बाद एक है आपका सत्रिया। सत्रिया कौन से राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है। आपका मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है, केरला से संबंधित है। ये बार बार पूछे गए सवाल है पेपर के अंदर। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया DY यानी कि जस्टिस
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में? सभी को पता है यार, अभी जो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़, उनको कौन से सीजे हैं? 50वें नंबर के थे। सभी को ये भी पता है कि इनके ऑफिस के अंदर कौन अपॉइंट करता है? देश का प्रधान राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो ये बेसिक बेसिक्स ही आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो कब रिटायर होता है? 65 की एज पर जाकर ये लोग रिटायर होते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी थी। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? सभी को पता है भाग नंबर 4 का ए पार्ट। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए। क्या करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज को आप कैसे डिफाइन करते हो? द मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स, जहाँ पर हमारे देश की यूनिटी को अपहोल्ड करने के लिए और पैट्रोनिज्म की स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए हमारे देश के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्वॉल्व करा गया। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज नजर आती हैं? 11 नजर आती हैं, सभी को पता है इसके बारे में कौन कौन सी है। इसके अलावा जैसे ये पार्ट नंबर 10 दिया गया, पार्ट नंबर 10 आपको क्या बताता है? इसके अंदर आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से संबंधित प्रोविजंस नजर आता है। आर्टिकल कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? 244 से लेकर 244 ए सब क्लॉज तक के इसके अंदर प्रोविजंस आता है। भाग नंबर 12 के अंदर आपका क्या आता है? भाग नंबर 12 के अंदर आपका आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ऐसे संबंधित आपकी जानकारी आती हैं। लगभग 264 से 300 ए तक के प्रोविजंस आर्टिकल्स किसके अंदर आते हैं? भाग नंबर 9 बी, ये हमारे संविधान के अंदर 97th अमेंडमेंट के जरिए एक्ट करा गया 2011 के अंदर, जिसका जो डिस्कशन और रिलेशन होता है वो होता है को ऑपरेटिव सोसाइटीज से। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो चंगेज़ खान था, सभी ने इसका नाम सुना होगा, मरा कब ये? तो देखो, चंगेज़ खान का जब भी जिक्र होता है तो पहली चीज़ आपको इसका ओरिजिनल नाम याद रखना है, यानी कि इसका लोकली जो इसको नाम से बुलाते थे। पूछ चुका है ये यूपीएससी के अंदर, आपसे पूछा जा चुका है, तेमिनजिन। ठीक है, तैमुजिन इसका ओरिजिनल नेम है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पूछा जाएगा कि भाई साहब पैदा कब हुए थे, तो 1162 के अंदर पैदा होते हैं। एक आपने लेक का नाम सुना होगा मंगोलिया के अंदर, जिसका नाम है लेक बैकाल। इसके बराबर में भाई साहब पैदा होते हैं, और इसकी अगर मृत्यु की बात पूछी जाए तो ये आपको 1227 के अंदर निपटता हुआ नजर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़े मंगोलियन वॉरियर के रूप में आपका जाना जाता है। पूरे मंगोलिया की जो एक ट्राइबल फॉर्म्स थी उसको कंसोलिडेट करने के लिए इसको दिया जाता है। अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को जाना जाता है। और फीवर वीवर चढ़ गया था इसको, लगभग 8 दिन तक वो फीवर चढ़ा था, 9वें दिन भाई साहब का काम हो गया था। तो 1227 को इसकी डेथ को लेकर आपको याद रखना है। जन्म भी याद रख लेना, कहाँ पर किसके आसपास पैदा हो रहा है वो याद रख लीजिएगा। ओरिजिनल नेम भी हमने यहाँ पर याद रख लिया। ठीक है, एम शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं? यार, आप में से किसी ने अगर मुझसे केमिस्ट्री पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, सभी को चीज़ें आती हैं। जब मैं आपके बात करता हूँ ऑर्बिट्स की या फिर शेल्स की, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इनको के, एल, एम, एन, इन इन अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और नंबर में कैसा दर्शाता है? K1, L2, M3, N4, इस तरीके से नंबरिंग दर्शाती है अपने आप को। तो आपसे एक सिंपल सा एक नॉर्मल सी बात कही जाती है कि भाई कभी भी अगर आपसे अधिकतम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा कि किसी भी शेल के अंदर कितनी आ सकती है, तो वो होती है आपकी 2n²। ये n क्या है? ये n वो नंबर है जहां पर आप बात कर रहे हो अपने ऑर्बिट की, क्या वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। किसका पूछ रहे हैं आपसे? m का पूछ रहे हैं। m का नंबर कौन सा है? 30 है। n की जगह 3 रख दोगे तो 2 × 3 की पावर 2 करनी होगी ना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका नंबर कितना आएगा? आपका नंबर 18 आएगा। एम शेल के अंदर अधिकतम उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होगा? 18 होगा। व्यापारी और प्रवासी पहल पर कौन सी सदी में पवित्र कुरान की शिक्षाओं को भारत लाया गया? मर्चेंट और माइग्रेंट पहली बार लेकर आए कुरान की टीचिंग्स को भारत के अंदर कौन सी शताब्दी के अंदर? देखो, जब हम बात करते हैं, हम कुरान का डिस्कशन करते हैं, या फिर हम
इस्लामिज़्म का बात करते हैं कि भारत के अंदर उसकी एंट्री कब से आपको देखने के लिए मिलती है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि 7th सेंचुरी के अंदर मर्चेंट यानी कि व्यापारी और माइग्रेंट लोग इनकी टीचिंग्स को इधर की साइड लेकर आए थे। ठीक है? तो ये सवाल एसएससी ने पूछा था, याद रखिएगा। ट्रेडर्स हो या फिर जो भी आपके नोमैड्स होते हैं, तो कुरान को भारत के अंदर ही इंट्रोड्यूस करते हैं 7वीं शताब्दी के अंदर। ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं, इसको लेकर सवाल आपसे पूछा गया, आपको ये याद रखना था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 1955 में दिमित्री मेंडलीव के सम्मान में किस सिंथेटिक तत्व को अंतिम तत्व के रूप में मेंडलीवियम के नाम दिया गया, जिसने पहला आवर्त सारणी बनाई थी? भाई मेंडलीव को लेकर इतना तो सभी को पता है कि जो आवर्त सारणी के क्रिएटर के रूप में मिस्टर आपके मेंडलीव जाने जाते हैं। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि 1995 के अंदर कुछ यहाँ पर एक श्रद्धांजलि दी गई। किसको? मेंडलीव को। कि भाई चलो हम एक काम करते हैं, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम नाम दे देते हैं क्या? आपके मेंडलीवियम का, ताकि इनको ऑनर दे देंगे हम। तो इसको लेकर पूछा जा रहा है कि वो कौन-सा एलिमेंट था? तो ये है यार आपका एलिमेंट 101। ये पहले भी कई बार एसएससी पूछ चुकी है, कुछ नया सवाल नहीं है। ठीक है? और इनको किसको लेकर जाना जाता है? वही कि इन्हें पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को पीरियोडिक लॉ के आधार पर फॉर्मूलेट किया, बहुत प्रॉपर तरीके से उनको इन्होंने व्यवस्थित किया, इसलिए इनको जाना जाता है। एलिमेंट 101 को मेंडलीव का नाम दिया गया। एक बुक भी आपको इनकी याद रखनी है, बुक को लेकर भी सवाल पूछती रहती है आजकल एसएससी। उस बुक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है? तो ये बुक दिमित्री मेंडलीव के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा चलो ये तो मैंने जान लिया, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी अगर मैं आपको दूँ तो देखो, एक आपने नाम सुना होगा एडवर्ड टेलर। वैसे मैंने सवाल कराए हैं आपको, एडवर्ड टेलर को हम किसके रूप में जानते हैं, किसकी डिस्कवरी के रूप में जानते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी को लेकर। ठीक है? इसके अलावा बाकी के मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है? आगे भी बताता रहूँगा, फिलहाल आप 101 को याद रख लीजिएगा, मेंडलीवियम का इसको नाम दिया गया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम व्लादिवोस्तोक में किसके तट पर स्थित है? कई बार सवाल पूछ चुका है। देखो जो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम है, इसमें किसी एक चीज़ का नाम यूज़ कर लिया इन्होंने, व्लादिवोस्तिक स्लाइस। ये कौन से कोस्ट पर आपका कनेक्टेड है? तो जब आपके ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम का ज़िक्र होता है ना, तो ये आपको व्लादिवोस्तोक, जो कि आपका पैसिफिक कोस्ट पर आता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्लादिकोस्तक जो है ना, ये आपका पैसिफिक कोस्ट पर आता है। यहाँ से आपका रन करता है और उसके बाद आपका वेस्टर्न रशिया की तरफ पहुँचता है, जहाँ पर आपको सेंट पीटर्सबर्ग देखने के लिए मिलता है। ठीक है? तो ये कौन से तट पर है आपका व्लादिवोस्तोक, उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछ लिया। कई सारे तरीके होते हैं। इसकी लेंथ एक बार एसएससी ने पूछ ली थी। तो 9.2 आप ऐसे बोल दीजिए, या फिर मैं इसको सीधे-सीधे लिख देता हूँ, 925 समथिंग समथिंग किलोमीटर है। मतलब 9,000 किलोमीटर से ज़्यादा का, 9.2 किलोमीटर, 9.2 के किलोमीटर से ज़्यादा का आपको इसका पूरा लेंथ नज़र आता है। ठीक है? रशिया के अंदर लोकेटेड है, ये पूछते रहता है। अगला सवाल पूछ रहे हैं, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की उच्च उपज वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन से एक आपको फैक्ट पूछ लिया इन्होंने। क्या पूछना चाह रहे हैं? क्रॉप का नाम बताइए, जो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के अंदर आई, जिसने कि क्रॉप का पोपर जो पूरा का पूरा कंसिडरेबली ग्रो था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर अपना योगदान दिया। तो उसमें व्हीट और राइस का सबसे ज़्यादा योगदान देखने के लिए मिला था। यहाँ पर आपका व्हीट इसमें करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ कि आप 1947 से, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कब आता है ग्रीन रेवोल्यूशन? 1978, 1979 वाले पीरियड को आप ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में जानते हो। तो 1947 से अगर मैं आपसे 1979 तक के एक परसेंटेज ग्रोथ की बात करूँ, तो आपको पर यूनिट एग्रीकल्चर लैंड की बात करूँ, तो वो इंक्रीज़ हो गया था लगभग 30% से ज़्यादा। और अगर मैं आपसे उन टाइप की फसलों की बात करूँ जिसकी वजह से आपको ये सारा का सारा इंक्रीज़ देखने के लिए मिला, तो व्हीट, और व्हीट के साथ आप राइस को भी ज़रूर जोड़िएगा। इसमें व्हीट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है? अगला सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड के 12वें चीफ मिनिस्टर कौन बने? देखो ये करंट अफेयर की न्यूज़ होती हैं। इसमें मुझे लगता नहीं है कि आप में से किसी को दिक्कत होगी। पुष्कर सिंह धामी को आपको यहाँ पर याद रखना है। इनको आप चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के रूप में देखते हैं। और बाकी उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से संबंधित आप सभी को पता है कि कैपिटल क्या है? देहरादून है। बहुत सुंदर जगह है देहरादून।
बाकी सीएम के बारे में हमने जान लिया। गवर्नर को लेकर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? गुरमीत सिंह है। ठीक है। और नेशनल पार्क्स आपने सभी ने मैंने कराई हैं आपको क्लासेस, जिसमें कि आपको जिम कॉर्बेट सुनने के लिए मिलता है, राजा जी नेशनल पार्क देखने के लिए मिलता है। लोकसभा की सीट कितनी है आपके उत्तराखंड से? 5 है। राज्यसभा की कितनी सीट है? 3 है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को देखिए कि कौन से सही है वो बताइए फिर। पहला दिया गया है, किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं वयस्कों की तुलना में अधिक होती हैं। यानी कि जो अडल्सेंट्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट्स, यार ये मेरा पेन क्या गड़बड़ कर रहा है, उनके अंदर न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अडल्ट के अंदर ज़्यादा होती हैं, मतलब अडल्ट से ज़्यादा होती हैं। अब देखो यार, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अडल्सेंस क्या होता है। आप सभी को पता है कि इसको आप कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हो, जब आप किसी भी व्यक्ति की फिजिकल, सोशल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ देख रहे हो। ठीक है। इसके अंदर मैं जाऊँगा नहीं, मतलब आप ऐसे मान लीजिएगा कि पीरियड है जहाँ पर रैपिड ग्रोथ आप देख रहे हैं, आप एक तरीके से यंग से एडल्ट की तरफ वाला जो आपका एक वो है, बीच वाला जो पार्ट है, समझ रहे हो? नया-नया जो जवानी आती है वो मान लीजिए आप इसको। तो ये कह रहे हैं कि एडल्ट से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्गों में बाँटा जाता है, यानी कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं, इनको क्या आप 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच में कैटेगराइज़ करते हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो वही वाला था ना ये आपका, जस्ट बच्चे से जवानी की तरफ आके बीच का जो पार्ट है उसको आप बोल देते हैं आपका एडोलेसेंस। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट रहते हैं, तो इसमें आपका बोथ 1 एंड 2 करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है? अगला सवाल देखो यार क्या पूछ रहे हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? यानी कि सेपरेशन की बात कर रहे हैं हम जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। पता नहीं कितनी बार आपका इस सवाल पूछा जा चुका है, आपने आपके पार्ट नंबर 4 यानी कि भाग नंबर 4, जिसको हम डीपी एसपी के नाम से जानते हैं, इसके आर्टिकल नंबर 50 के बारे में सुना होगा। आर्टिकल नंबर 50 हमारे डीपीएसपी का सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव के प्रिंसिपल्स के प्रोविजंस अपने पास रखता है। ठीक है, याद रखोगे। अगर मैं डीपीएसपी की लगे हाथ बात कर रहा हूँ तो डीपीएसपी के कुछ मुख्य आर्टिकल्स की, जैसे कि आर्टिकल नंबर 40 है, ये आपका विलेज पंचायत से संबंधित प्रोविजन रखता है। आर्टिकल नंबर 41 है, ये आपका राइट टू वर्क की बात करता है। राइट टू वर्क, आपका एजुकेशन, आपका पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस के अंदर रखना। आर्टिकल नंबर 43 की बात करूं तो 43 के अंदर आपकी लिविंग वेजेस कैसी होंगी, जो आपका भत्ता है वो किस प्रकार से दिया जाएगा। आपके आर्टिकल नंबर 44 की बात करूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हो वहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें हैं, बाकी आपसे मैं रेगुलरली डिस्कस करता रहूँगा। फिलहाल के लिए आप आर्टिकल 50 को याद रखिएगा, जहाँ पर आप सेपरेशन की बात कर रहे हैं जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक समान आकार के उस घटक को क्या कहते हैं जो विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है? व्हाट डू यू कॉल अ कंपोनेंट जो कि आइडेंटिकल साइज के हैं, जो कि ऑफर करते हैं हायर रेजिस्टेंस, किसको? इलेक्ट्रिसिटी को लेकर क्या कहोगे आप? उनको पुअर कंडक्टर्स ही तो कहते हो। अब यार इससे आसान क्या कोई सवाल मिलेगा? आप विद्युत के, यानी कि अपनी जो बिजली है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हो, उसके बहाव में रुकावट क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके वो क्या होते हैं, कुछ अलग ही तो होता है ना। तो ये भी एकदम आसान सा सवाल था, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन निम्नलिखित में से किस महीने में हुआ था? 2022 के किस महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया? अब देखो सब लोग इंतजार में बैठे होते हैं कि इसको जीता किसने, इसका विनर कौन है, इसका रनर अप कौन है, मेल और फीमेल दोनों में, उसको याद करके बैठे होते हैं, है ना? अब देखो एसएससी ने क्या मजाक कर दिया यहाँ पर आपके साथ। ठीक है, तो इस पर ध्यान दिया करिए। ये आपका जनवरी मंथ के अंदर 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन को आयोजन कराया गया था। मेलबर्न पार्क के अंदर जनरली इसका आयोजन होता है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब कुल मिलाकर आगे से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब 2022 की बात हो ही रही है, तो 2022 के मेल विनर कौन थे और फीमेल विनर कौन थे वो आपको पता होना चाहिए। मेल में थे आपके कार्लोस, काफ़ी फेमस हुए थे कार्लोस अल्caraz।
अगर फीमेल की बात करी जाए, फीमेल में कौन थी? ईगा। ईगा के बाद क्या था? लगभग पता नहीं, श्वेतक श्वेतक करके कुछ था, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इस बार के 2023 के भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तिब्बतियन न्यू ईयर इन 4 विकल्प में से सेलिब्रेट किया जाता है किसको? किसको तिब्बतियन नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? हमारे पड़ोसी देशों के संबंधित ऐसे जो इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इसको कहा जाता है लोसार, ठीक है? तो लोसाल फेस्टिवल तिब्बतियन नए साल की बिगिनिंग यानी कि शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन्स के अंदर आपको ये लोग सेलिब्रेट करते हुए मिलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर हेल्प करती है? पता नहीं कितनी बार सवाल पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर ये वाला। तापमंडल बोल दीजिए, थर्मोस्फेयर बोल दीजिए, दोनों करेक्ट आपके आसान सवाल हैं। रेडियो ट्रांसमिशन को हेल्प करने के लिए वायुमंडलीय लेयर थर्मोस्फेयर आपकी हेल्पफुल होती है, ठीक है? याद रहेगा। अगर मैं आपसे लेयर्स की बात कर ही रहा हूँ तो देखो, एक आपने ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछा सुना होगा। क्या होती है? लोअर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे निचली आप इसको लेयर बोलते हैं। आपकी लगभग 13 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड नज़र आती है। और इसके बाद मैं आपसे बात करूँ आपके स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर ये आपकी ट्रोपोपॉज से ऊपर की तरफ नज़र आती है और उसके ऊपर कितना ही आपका एक्सटेंड रहती है? लगभग 50 किलोमीटर तक। सेकंड नंबर पर इसका आपको देखने के लिए मिलता है। एक इससे आपका फैक्ट बनता है कि यहाँ पर आपको ओजोन लेयर नज़र आती है। ये एक इससे फैक्ट बन जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर कौन सा आता है आपका? मेसोस्फेयर आता है। मेसोस्फेयर के अंदर आपको पता है कि 50 से 80 किलोमीटर तक का एक्सटेंशन आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिलता है। एक्सोस्फेयर इसके बाद आपका आता है। एक्सोस्फेयर के बाद आपका एक्सोस्फेयर के बाद आपका कुछ नहीं आता है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में एक आपको स्ट्रेटोपॉज नज़र आता है। उसके बाद मेसोस्फेयर के बाद में आपको एक मेसोपॉज नज़र आता है बीच में आपके एक्सोस्फेयर के बीच तक के एक्सटेंशन के बीच में। तो ये लेयर है, इसके बारे में कई बार आपने सुना भी होगा, मैंने भी यहाँ पर एक आइडिया आपको दे दिया है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेटर्स की अनुमति होती है? यानी कि इन टेबल टेनिस हाउ मेनी लेट्स आर अलाउड इन अ रो ऑन अ सर्व? यानी कि आप एक सर्व कर रहे हैं, आप कितनी बार वहाँ पर लेट्स यूज़ कर सकते हैं? लेट्स का मतलब ये है कि आप कितनी बार चीज़ों को रोक सकते हैं कि भाई रुक जाओ ये कर लो। तो और जितने भी खिलाड़ी आपको देखने के लिए मिलते हैं टेबल टेनिस के अंदर, उनको अनलिमिटेड लैट को सर्व करने का परमिशन होता है, ठीक है? तो कोई लिमिट नहीं होती है यहाँ पर, आप अनलिमिटेड इसका आंसर लिखिएगा। कल को अगर आपसे पूछा जाए होता क्या है ये लैट, आप में से आधे लोग इसको लेकर परेशान हो गए। तो लैट मतलब आप जब सर्विस कर रहे होते हैं, आपकी सर्विस बॉल, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जब आप सर्विस कर रहे हो ना बॉल को, जब आपकी वो सर्विस बॉल नेट को हिट कर जाए या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आपका आ जाए कि भाई आपका कोई प्लेयर है जिसकी वजह से आपका वो पॉइंट प्लेड ओवर हो जाए, तो वहाँ पर आप लैट यूज़ करते हो। तो ऐसा करने के लिए कितनी परमिशन होती है? अनलिमिटेड होती है, इसमें आप रोक नहीं कर सकते, ठीक है? अगला आपसे इकोनॉमिक्स से सवाल है, वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस आर कॉल्ड। मैंने करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस यानी कि जो अभी आपका मौजूदा प्रचलित कीमतें हैं उन पर अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको आप जानते हैं किस नाम से? तो उसको कहा जाता है आपकी नॉमिनल जीडीपी। यानी कि एक होता है ना कि मान लीजिए कि बेस ईयर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने 2015 को बेस ईयर मान लिया, उस बेस ईयर की तुलना में जो भी आपकी गुड्स या फिर सर्विसेज की कीमत रही, एक तो आप उन कीमतों पर आज के हिसाब से बता सकते हो कि भाई इनकी बेस रेट की तुलना में आज की वैल्यू कितनी है और आज की जीडीपी कितनी बन रही है। लेकिन मैं अगर आज की करंट वैल्यू चीज़ों की देख रहा हूँ, गुड्स और सर्विसेज की देखकर आपसे जीडीपी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, वो कहलाता है मेरा नॉमिनल जीडीपी। इसको बहुत ही क्लियरली अपने अंदर रखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, बार-बार घुमाकर ये आपके आर्टिकल्स के अंदर भी आता रहता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस काल में शुतुरमुर्ग भारत के अंदर पाए जाते थे? जी हाँ, भारत में ऑस्ट्रिचेस पाए जाते थे। काल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के पाटने में शुतुरमुर्गों के कई सारे आपको एगशेल्स डिस्कवर हुए हैं और ये आपका पाल है पुरा पाषाण काल, यानी कि आपका पैलियोलिथिक एज।
ठीक है, ओल्ड स्टोन एज भी इसको हम कहते हैं। तो ये एंशियंट हिस्ट्री से बेसिकली आपका बन जाता है कि एंशियंट हिस्ट्री के आपके शुरुआती यानी कि स्टोन एज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि भारत के अलग अलग स्थलों पर पाई गई, उनको लेकर सवाल आपके ऐसे बन जाते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की। इस क्रेडिट योजना का शीर्षक क्या था? किसी भी स्टूडेंट ने अगर मेरी करंट अफेयर की क्लासेस करी होंगी 2022 की, सभी लोग इसको कर कर आए होंगे। मैंने वहां पर बार बार चीख चीख कर बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी अपनी क्रेडिट स्कीम शुरू की है इन प्रिजनर्स को लेकर। ये कौन सी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका जीवाला। ठीक है, जीवला बोल दीजिए, जीवाला बोल दीजिए, यानी कि जो भी कैदी हैं वो यहाँ पर इस क्रेडिट स्कीम से अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स ने इसको शुरू किया था, फाइनेंसिंग प्रोग्रामिंग थी, इसको कहा गया आपका जीवाला। ठीक है, जीवला, याद रखिएगा ऐसी चीज़ें बनती हैं, मैं अभी भी कराता रहता हूँ आपको, इसीलिए कराता रहता हूँ ताकि आप देखते रहें उनको। मेहर दरबार किस राज्य में है जहाँ बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? मैं उस राज्य की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको मेहर कोट नज़र आता है, जहाँ पर आपको बाबा अलाउद्दीन खान एज अ म्यूजिशियन नज़र आते थे। देखो, एक पुराने टाइम से आपका ये संबंधित सवाल है। पद्म विभूषण रह चुके हैं, पद्म विभूषण के साथ साथ पद्म भूषण भी रह चुके हैं। बड़ा नाम है, मध्य प्रदेश का है ये आपका मेहर कोट। मैं यहाँ पर पहले तो इसका आंसर आपको बताऊंगा कि ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। बाबा अलाउद्दीन खान मुख्य संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। पद्म भूषण की बात करें जो कि 1958 के अंदर इन्होंने प्राप्त किया, पद्म विभूषण की बात करूं जो कि 1971 के अंदर इनको दिया गया। पंडित रविशंकर और निखिल बैनर्जी बोथ यहाँ पर इनके इसी घराने से आपको नजर आते हैं, जिसको आप मध्य प्रदेश के महल कोट से एसोसिएटेड पाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल और आखिरी सवाल आपकी इस शिफ्ट का है कि किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था? विच कंपनी ने एक सेटअप करी फैक्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651? मैंने हुगली रिवर के बैंक पर सेटअप करने की बात हुई है, तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे आपके अंग्रेज। ठीक है, हुगली पहली साइट बनी थी ब्रिटिश फैक्ट्री की। टाइम भी याद रखना है, 1651 का ही आपका टाइम है। क्वीन एलिजा ऑफ इंग्लैंड 1600 में इसने चार्टर हासिल करने के बाद कि आप इस साइड में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी इस प्रॉपरली ब्रिटिश फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था। बड़ी ये इंपॉर्टेंट इवेंट थी। तो यार ये थी आपकी एक और शिफ्ट, और आई होप पसंद आई होगी। कंबाइंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला और थ्रोट इन्फेक्टेड है, तो इसलिए मैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी से वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन आप प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।